नमस्कार दोस्तों, AIB 19 होने वाला है। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन और लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी लगती है, कौन इस एग्ज़ाम को देता है, COP नंबर कब आता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है, और जो भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे कि AIB 2024 से संबंधित अधिसूचना और महत्वपूर्ण डेट क्या है। AIB ने 3 दिसंबर सन 2023 को अपनी साइट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर AIB 19 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। इसका एग्ज़ाम 24 नवंबर सन 2024 में करवाया जाएगा। इसकी लास्ट डेट क्या होगी, आपको 25 अक्टूबर 2024 से पहले ही इस फॉर्म को भर देना है। ये इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अब इसमें मूल विवरण का भरा जाएगा, नाम, माता पिता का नाम, श्रेणी, AIB पेपर की भाषा क्या होगी और परीक्षा केंद्र का आपका विकल्प क्या होगा, आप परीक्षा किस सिटी में देना चाहते हैं। शैक्षणिक विवरण क्या क्या भरना होगा आपको अपना 10th, 12th, ग्रेजुएशन और LLB, ये सब दस्तावेज जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, आपकी फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर। और इसके संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम AIB के संबंध में डिस्कशन करेंगे, पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है AIB 2024 की। तो इसके लिए सबसे पहली पात्रता तो यही है कि आप LLB या BLLB 5 वर्षीय उत्तीर्ण किए हों किसी ऐसे संस्थान से जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान की हो, और कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया हो, आपकी डिग्री, और डिग्री के बाद आपने जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट में राज्य विधिक परिषद स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो और वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके हाथ में आ गया हो, तब आप AIB भर सकते हैं, यानी कि राज्य बार काउंसिल में नामांकन अनिवार्य है। अब हम लोग आते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा। AIBE 19 का पैटर्न क्या होगा। प्रश्न पत्र 19 कानूनी विषयों पर आधारित होगा, अर्थात आपका जो पेपर होगा उसमें 19 कानूनों से क्वेश्चन आएंगे, 19 कानूनों से, ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ऑफलाइन होगा। तीसरी 3 घंटे 30 मिनट इसकी टाइमिंग होगी। चौथी 100 क्वेश्चन आएंगे। और पांचवी चीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं कि AIB 19 की मुख्य विशेषताएं क्या है। जैसे परीक्षा का नाम, इसका नाम होगा अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। संचालन निकाय, इसको कौन करवाता है, इसको करवाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरी चीज, इसका स्तर क्या है, परीक्षा का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। चौथी चीज, परीक्षा आवृत्ति क्या है, साल में कितने बार होती है। कहने को तो 2 बार होनी चाहिए, लेकिन ये परीक्षा साल में सिर्फ 1 बार ही हो पाती है। पांचवी चीज़, परीक्षा अवधि क्या है, वो है 3 घंटे, और जो विकलांग हैं उनके लिए 20% एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि 20 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलता है। और छठवीं चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा कितना लगता है, एग्जाम फीस क्या है। जो जर्नल और OBC हैं उनके लिए 3500 रुपये, और जो SC हैं उनके लिए 2500 रुपये। अगली चीज़ पात्रता, तो LLB 5 ईयर, LLB 3 ईयर। परीक्षा का उद्देश्य क्या है, इस परीक्षा का उद्देश्य होता है कि जो भी व्यक्ति LLB करने के बाद एडवोकेसी में जाना चाहता है, वकालत करना चाहता है, उसको COP प्रदान करना। COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब अगली चीज़ की परीक्षण शहरों की संख्या कितनी है, कहाँ कहाँ ये परीक्षा होती है, तो पूरे भारत में लगभग 50 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इससे महत्वपूर्ण चीज़ आती है परीक्षा का माध्यम क्या है, यानी कि किस भाषा में आयोजित होती है। तो आपको बता दें कि हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ लगभग देश की 22 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए पूरा वीडियो बना है, आखिरकार सिलेबस क्या है, क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा। तो जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके कि इसमें AIB 19 में कुल 19 कानून आएंगे, कुल 19 कानून, जिनमें सबसे पहला होगा आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें पढ़ना क्या क्या होगा, भारतीय संविधान में ही बता दे रहे हैं आपको कुल 5 टॉपिक पढ़ने हैं, उनमें से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, विधायी प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चौथी आपातकाल। ये 4 चीज़ें आपको संविधान से पढ़नी है। इसके बाद दूसरा विषय है आपका भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, अपराध के सामान्य नियम, और दूसरी चीज़ आपराधिक दायित्व के सिद्धांत। तीसरी, कई व्यक्तियों या समूहों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य, धारा 34 से धारा 38 तक। और चौथी, मानव जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध और आपराधिक अत्याचार, यह पढ़ना है आपको IPC में। इसके बाद CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये भी 10 नंबर का आएगा। परिचयात्मक और परीक्षा पूर्व प्रक्रिया, पहला टॉपिक पढ़ना है। दूसरा, किशोर न्याय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। तीसरा, अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद चौथा, आपराधिक नियम और अभ्यास, ये पढ़ना है आपको CRPC में। इसके बाद चौथा विषय पढ़ना है आपको CPC,
सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें क्या क्या पढ़ना है? प्रक्रियात्मक कानून और मूल कानूनों के बीच अंतर, विशेष मामलों में मुकदमे, पक्षों की उपस्थिति और जांच जैसे खोज, निरीक्षण और दस्तावेजों का उत्पादन। इसके बाद 5वां विषय आपका है साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम 8 नंबर का आता है। इसमें पढ़ना है आपको मूल कानून और प्रक्रियात्मक कानूनों के बीच अंतर, साक्ष्य के कानून में केंद्रीय अवधारणाएं, स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता और चरित्र साक्ष्य, कैरेक्टर एविडेंस, ये पढ़ना है आपको एविडेंस में। इसके बाद 6वां विषय है वैकल्पिक विवाद निपटारा एवं मध्यस्थता अधिनियम। ये आएगा आपका 4 नंबर का। इसमें पढ़ना है आपको विभिन्न विवाद एवं समाधान विधियां, जांच संबंधी और विरोधात्मक, मध्यस्थता, समझौता और बातचीत, ये पढ़ना है आपको एडीआर में। इसके बाद 7वां विषय आपको पढ़ना है पारिवारिक विधि, फैमिली लॉ। ये भी आपका 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इससे। इसमें आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। और हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदू अविभाज्य परिवार, उत्तराधिकार और विरासत, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता से संबंधित कानून, ये आपको पढ़ना है हिंदू लॉ में। इसके बाद 8वां विषय है जनहित याचिका। इसमें आपको पढ़ना है भारत में जनहित याचिका। जनहित याचिका में प्रक्रियात्मक कानून, न्यायिक सक्रियता से जनहित याचिका तक, जनहित याचिका और सामाजिक कार्यवाही के माध्यम से अधिकारों के प्रवर्तन में न्यायालय की भूमिका। इसके बाद 9वां विषय है प्रशासनिक कानून। ये आपका 3 नंबर का आएगा। इसमें पढ़ना है आपको प्रशासनिक कानून की प्रकृति और दायरा, प्रशासन की न्यायिक शक्ति, निगम और सार्वजनिक उपक्रम। 10वां विषय है बीसीआई नियमों के तहत व्यावसायिक नैतिकता और व्यावसायिक कदाचार के मामले। इसमें पढ़ना है आपको कानूनी पेशा और जिम्मेदारियां, न्यायालय के प्रति कर्तव्य, सुप्रीम कोर्ट के चुनिंदा प्रमुख निर्णय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चुनिंदा राय। 11वां विषय पढ़ना है आपको कंपनी लॉ, 2 नंबर का आएगा। इसमें क्या पढ़ना है? कंपनी अधिनियम 1956, संस्था के लेख, शेयरों का निर्गम, सेबी अधिनियम 1992, फेमा अधिनियम 1999, ये पढ़ना है आपको कंपनी लॉ में, मात्र 2 नंबर के लिए। 12वां विषय है आपका एनवायरमेंटल लॉ, 2 नंबर का। पर्यावरण का विचार, पर्यावरण नीति और कानून, पर्यावरण की रोकथाम और नियंत्रण, जैविक विविधता और कानूनी व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986, ये पढ़ना है आपको पर्यावरण में। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। इसके बाद साइबर अपराध, ये भी 2 नंबर का आएगा। साइबर स्पेस के मूल सिद्धांत, भौतिक संपदा मुद्दे, भारतीय दंड कानून एवं साइबर अपराध, अश्लीलता और पोर्नोग्राफी, भारतीय कानूनों में बदलाव, डिजिटल साक्ष्य, जांच और न्याय निर्णय संबंधी मुद्दे। तो ये आपके 13वें विषय साइबर लॉ में पढ़ना है आपको। अब 14वां विषय है आपका श्रम और कानून, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन 1926, श्रम कल्याण कानून, न्यूनतम मजदूर 1948। इसके बाद 15वां विषय है आपका टॉर्ट, और टॉर्ट के अतिरिक्त मोटर वाहन यानी कि जो आपका एमवी एक्ट है वो भी इसी में शामिल होगा। और इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है? अपकृत्य में दायित्व सामान्य शर्त, अपकृत्य का औचित्य, उपचार और क्षति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद 16वां विषय आपको पढ़ना है टैक्सेशन लॉ, कराधान विधि, 4 नंबर का आएगा। इसमें पढ़ना है आपको प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इसके बाद सीमा शुल्क और कर्तव्य, ये 3 चीजें पढ़नी है। इसके बाद 17वां विषय है आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2 नंबर का क्वेश्चन। प्रारंभिक जांच, प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन, क्षतिपूर्ति का भुगतान, इच्छित अधिग्रहण की घोषणा, कलेक्टर द्वारा अवार्ड, भूमि पर अस्थायी कब्जा और कंपनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण, ये पढ़ना है आपको भूमि अधिग्रहण अधिनियम से, 2 नंबर का, ठीक है। इसके बाद 18वां विषय है आपका बौद्धिक संपदा कानून, 2 नंबर का। रचनात्मक पहलू, पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, भारतीय कॉपीराइट कानून, ये चीजें पढ़नी है आपको बौद्धिक संपदा कानून में। 19वां विषय है आपका अनुबंध कानून, विशिष्ट कानून, संपत्ति कानून और पाठ्यक्रम पर लिखित अधिनियम, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे। अब पढ़ना क्या है इसमें? संविदा कानून की वैधता, निर्वहन और निष्पादन, इसके बाद उपचार और अर्ध अनुबंध, विशिष्ट अनुबंध, जमानत और प्रतिज्ञान, चुनाव का सिद्धांत, ये चीजें पढ़नी है आपको अपने 19वें सब्जेक्ट से। तो इस तरीके से हम लोगों को कुल 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन 19 सब्जेक्ट से 100 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लोगों ने जान लिया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें कि AIBE 19 जो परीक्षा है वो ओपन बुक परीक्षा नहीं है। पहले समझ लीजिए, ओपन बुक परीक्षा अलग होती है और ये परीक्षा आपकी, इसमें आप वेरेक्ट तो ले जा सकते हैं लेकिन कमेंट्री वाले वेरेक्ट नहीं ले सकते जिसमें कमेंट्स हों। आप बुक नहीं ले जा सकते। बुक अलाउ है क्या ये परीक्षा में? नहीं है। जिसने दी उससे पूछ लीजिए, सिर्फ वेरेक्ट ले जा सकते हैं। और जिसमें कमेंट्री जजमेंट नहीं हो, सिर्फ वेरेक्ट ले जा सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। ओपन बुक में क्या होता है, आप कोई भी बुक, कोई भी नोट्स ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये एक ओपन बुक परीक्षा नहीं है। इसके साथ साथ उम्मीदवार परीक्षा कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली, ब्लूटूथ हो गई, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किताब परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकता। अब आते हैं कि अगर आपको पढ़ना हो तो आप किस राइटर की बुक्स लेंगे AIB परीक्षा पास करने के लिए, क्या कोई बुक आती भी है? तो इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सलाह जो हम देंगे वो है कि आप इसके लिए वेरेक्ट्स ले लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट हमने अभी ऊपर बताए उनके सबके वेरेक्ट लीजिए और खुद पढ़िए। दूसरा,
जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो हम अभी सॉल्व भी कराएंगे आगे की वीडियोज़ में, उन लास्ट ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर डालिए, उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर आपको बुक ही खरीदनी है तो हम 4 बुकें रिकमेंड कर रहे हैं। पहली, यूनिवर्सल प्रकाशन द्वारा ऑल इंडिया बार परीक्षा के लिए एक गाइड आती है, उसको ले लीजिए। दूसरा, DV राव द्वारा श्योर सक्सेस AIBE और JCJ, ये दूसरी किताब। और तीसरी, शंभू प्रसाद चौधरी द्वारा ऑल इंडिया बार परीक्षा गाइड, तीसरी। और चौथी, यूनिवर्सल द्वारा भारत के संविधान का वेयर एक्ट, संक्षिप्त रूप से। और पांचवी चीज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को ऑब्जेक्टिव जो आने वाले हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग कि इसमें कट ऑफ क्या रहती है, कितने नंबर पर आप पास माने जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको अपने नंबर नहीं दिखाई देंगे, कितने नंबर आए हैं। हाँ, जो पास होगा उसके रिजल्ट में पास लिखा होगा और जो फेल होगा उसके में फेल। कट ऑफ दिखती ही नहीं है। अब ये जानना भी तो ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए हैं। आप आंसर की से मैच करेंगे ना, तो आपको बता दें, हम लास्ट 8 साल का दिखाएंगे कि किसमें कितना कट ऑफ था। 2012 में 38-33 था। OBC जनरल को 38 नंबर चाहिए होते थे AIB परीक्षा पास करने के लिए, और SC को 33 नंबर। AIB 13 में 39-34 हो गया। AIB 14 में 36-31 बचा। 36 नंबर चाहिए जनरल और OBC को, और 31 चाहिए SC को। AIB 15 में 40-35 हो गया। AIB 16 में भी 40-35 रहा, और AIB 17 में भी 40-35 रहा। AIB 18 में 40-45 हो गया। 40 SC को और 45 जनरल OBC को। और ये AIB 19 होने वाला है, और इसमें भी वही रेशियो है, SC को 40 और जनरल OBC को 45। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तब तो आपकी AIB क्लियर है, अन्यथा आप AIB अगले साल भरिए। वही आप 3500 और 2500 रुपये अगले साल फिर से पे करिए। और 2 साल तक नहीं कर पाए तो उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने स्टेट बार काउंसिल में, और फिर दोबारा से फिर दीजिए। सबसे अंतिम चीज़ कि आप AIB पास हो गए तो आपका COP कब आएगा। देखिए, रिजल्ट के 60 दिनों के बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एक प्रमाण पत्र, और आपका कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पास होने वाला, जिसमें COP नंबर वगैरह लिखा रहता है, वो 60 दिनों के बाद AIB सभी छात्रों को जो है जारी कर देती है। और इसके बाद आप अपनी स्टेट बार काउंसिल में जो कुछ फीस होती है निर्धारित, उस फीस को पे करके अपना कार्ड और AIB के द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो AIB के संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो AIB के नंबर हैं और AIB की जो ईमेल है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।